everyone, welcome. So this is colloidal state part 3. Its two parts have already been uploaded on the channel where we have discussed some basic concepts about the colloids, its classification, its preparation and the purification of colloids. Now in this video we will discuss the properties of colloids with special reference to emulsion. Okay, so let's begin with the properties of colloids. So there are so many properties of colloidal solution, like they are heterogeneous in nature and all, but I have not included those properties in this section because we have already discussed about them. Now we will discuss here some important properties like the Brownian movement. It is a very important property of colloidal solution. Tyndall effect, electrophoresis and the coagulation of colloids. So let's begin. We will discuss all of them with one by one. So let's begin with the Brownian movement. So Brownian movement is a most important, we could say, property of colloidal solution. You know, Brownian movement is nothing but the motion of the particles of dispersed phase of the colloidal solution. So in a colloidal solution, we all know that there are two phases, dispersed phase and there is one thing that is dispersion medium. So जो particles होते हैं dispersed phase के, वो उनका random motion होता रहता है और वो जो मोशन होता है वो रैंडम होता है या फिर हम उसे कह सकते हैं कि वो जिगजैग मोशन होता है। और इसकी खास बात ये होती है इस मोशन की कि ये 90 डिग्री में मूव करते हैं। वी कुड से ये 90 डिग्री में ही मूव करते हैं और इसका रीज़न ये होता है, द रीज़न ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। रीज़न होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनका इर्रेगुलर बॉम्बार्डमेंट होता है पार्टिकल्स का, आपस में वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और ये जो कोलिजन है इसी की वजह से जो मूवमेंट होता है दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है आखिर ये होता क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही कोलोइडल डिस्पर्जन में स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का रीज़न होता है ब्राउनियन मूवमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल फिनोमिना है ये हम कह सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद डायग्राम्स। तो अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन। जब हम इसमें टॉर्च लाइट इसमें दिखाएंगे तो हमें इसमें इस ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू हमें उसका पाथ यानी कि लाइट का जो पाथ है वो हम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की जगह कोई कोलोइडल सॉल्यूशन रखें तो वहाँ पे हमें ट्रू सॉल्यूशन का जो लाइट है उसका पाथ हमें कोलोइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। और ये जो हम देख पाते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट या टिंडल फिनोमिना। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास तो हो जाती है लेकिन लाइट का पाथ हम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन लें तो हम देख पाएंगे कि इसमें लाइट का पाथ क्या है, ये हम देख पाते हैं बहुत ही आसानी से। और ये हम क्यों देख पाते हैं? हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स लाइट की स्कैटरिंग करवाते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हम उनका पाथ देख पाते हैं। तो दिस इज़ टिंडल फिनोमिना या टिंडल इफेक्ट वी कुड से। तो टिंडल फिनोमिना इज़ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज़ पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। वो जो टॉर्च लाइट है या बीम लाइट है उसका जो पाथ है वो दिखाई देता है। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल फिनोमिना, ठीक है। और ये होता क्यों है? दिस इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की। इसमें क्या होता है? दिस इज़ नथिंग बट आई वुड tell you one second. Okay, this is the diagrammatic representation of electrophoresis. इसमें क्या होता है कि हमने ये एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें कि हमने फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। हमने इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई है। टू टर्मिनल्स आर देयर, दो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक प्लस और एक माइनस चार्ज का है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे
वो मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो मूव करेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं। जब हम उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होता है कि जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर हम इसे कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोagulation ऑफ colloids. The process of aggregation of colloidal particles into insoluble precipitate by the addition of suitable electrolyte is called coagulation. अगर हम किसी भी colloidal solution में कोई electrolyte ऐड कर दें और उसके बाद उसका एक precipitate formation हो जाए, इसी को कहते हैं coagulation of colloids. अब इसका रीज़न क्या होता है कि आखिर coagulation होता क्यों है? द रीज़न इज़ जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेस, उनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर वो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके पास। जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अपोजिट चार्ज आयंस के पास जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में हैं, और उसके बाद प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ दे गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, आपस में वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और उसके बाद जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और फिर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और इसी की वजह से होता है यहाँ पे कोagulation. अब नाउ वी विल डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में तो हम जानते हैं, पर इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लायोफिलिक यानी कि वी कुड से जो कि सॉल्वेंट लविंग होते हैं, या फिर हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर लविंग होंगे, ऐसे कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं. तो हाइड्रोफिलिक सोल्स जैसे कि स्टार्च सॉल्यूशन या फिर एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन, उनके पास ना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, और इसीलिए उनका कोagulation नहीं होता है. और जब कोagulation नहीं होता है तो इसलिए उनको बाहर से किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए. थिंग्स आर ऑटोमेटिक. तो ये तो बात हो गई हाइड्रोफिलिक की. अगर हम हाइड्रोफोबिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि, या लायोफोबिक की बात करें तो उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं इनके बीच में बहुत ही कम एफिनिटी होती है. एफिनिटी इज़ वेरी वीक, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ना के बराबर एफिनिटी होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में. इसीलिए ये बहुत स्टेबल नहीं होते हैं. दे आर लेस स्टेबल, कम स्टेबल होते हैं. हाइड्रोफिलिक के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होते हैं, और इसके लिए हमें बाहर से एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है इनको प्रिजर्व करने के लिए. इवन इनके प्रिपरेशन में भी हमें थर्ड एजेंट या फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए जो हाइड्रोफोबिक होते हैं या लायोफोबिक होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोफिलिक. तो अगर हम बात करें कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हाइड्रोफिलिक इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, या फिर लायोफिलिक सोल इज़ मोर स्टेबल देन लायोफोबिक colloids. Okay, now we will discuss one more topic, that is protection and protective colloids. That what is this? तो इसमें we will discuss something like the colloidal solution जो होता है लायोफिलिक हम कह सकते हैं, जैसे कि स्टार्च, गम या फिर जिलेटिन, ये आराम से कोagulate हो जाते हैं, और जो इनका अगर ये कोagulate हो गए तो वापस से ये अपने फॉर्म में आ भी जाते हैं, कोलॉइडल फॉर्म में रीडिस्पर्स हो जाते हैं. इसीलिए हम जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं हम उनको रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही अपने रिवर्स फेज में आ जाते हैं, और जब तो इनको हम रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कह सकते हैं. इसीलिए ये स्टेबल भी होते हैं. जब रिवर्सिबल कोलॉइड्स में अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में अनस्टेबल लायोफिलिक सोल डाल दें तो फिर क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, राइट. तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. जिन कोलॉइड्स को हम यूज़ करते हैं लेस स्टेबल कोलॉइड्स को
की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो जो इसमें प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स तो समझ आ गया कि ऐसे कोलॉइड्स जो कि ज़्यादा स्टेबल हैं, हम उनको उनका थोड़ा सा अमाउंट मिला देते हैं ऐसे कोलॉइड्स में जो कम स्टेबल हैं, ताकि हम उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो लेस स्टेबल कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोर स्टेबल कोलॉइड्स, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। And the process by which a lyophobic soil is protected from coagulation by electrolyte as a result of previous addition of lyophilic soil is called protection। तो जो कोलॉइड हम मिला रहे हैं लेस स्टेबल कोलॉइड्स में, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। और ये जो प्रोसेस है ना मिलाने का, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। एक टर्म होता है गोल्ड नंबर, वो ये बताता है कि प्रोटेक्टिव पावर क्या है डिफरेंट लायोफिलिक कोलॉइड्स की। आई होप इट इज़ क्लियर। तो गोल्ड नंबर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जो कि हमें 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट में मिलाना चाहिए ताकि हम उसका कोआगुलेशन रोक सकें। वही होता है प्रोटेक्टिव गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना छोटा होगा गोल्ड नंबर, उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो जिलेटिन होता है ना, उसका गोल्ड नंबर लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और इसीलिए उसको बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी कहा जाता है। तो जिलेटिन हैविंग स्मॉल गोल्ड नंबर एंड इट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इमल्सन। अब इमल्सन होते क्या हैं? इमल्सन्स आर नथिंग बट दे आर कोलिजन, मतलब कोलॉइड्स। दे एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। इमल्सन्स एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। इमल्सन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब अभी नाम से ही पता चल रहा है, ऑयल इन वाटर यानी कि हमने ऑयल को मिलाया है वाटर में, यानी कि ऑयल को मिलाया है हमने किस में? वाटर में। तो जो वाटर है वो हो जाएगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम, और जो ऑयल होगा वो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। हो गया, दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ऑयल को हम मिलाते हैं वाटर में, यानी कि ऑयल इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज़ डिस्पर्जन मीडियम, और हमारा बन गया ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। जैसे कि जितने भी वैनिशिंग क्रीम्स हैं, मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क में क्या होता है? मिल्क में एक तो वाटर पार्ट होता है और एक होता है उसमें फ़ैट होता है, जो क्रीम होता है वो उसमें एडेड होता है, वो ऑयल पार्ट होता है। तो ऑयल मिला होता है वाटर में, तो ठीक है, मिल्क इज़ अ ऑयल इन वाटर इमल्सन। ओके, अब हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन की, यानी कि वाटर को मिलाया गया है ऑयल में। वाटर इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज़ डिस्पर्जन मीडियम। वाटर को मिलाया गया है किस में? ऑयल में। जैसे कि बटर, देखो बटर में क्या होता है, वाटर पार्ट कम होता है और ऑयल पार्ट ज़्यादा होता है। कोल्ड क्रीम्स या कोल्ड लिवर ऑयल, दे ऑल आर व्हाट? इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वाटर को ऑयल में मिलाना या ऑयल को वाटर में मिलाना इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल? अगर हम ऑयल, जैसे कंटेनर लिया हमने और कंटेनर लिया हमने, इसमें वाटर डाल दो, इसमें आप ऑयल डालो 2 चम्मच, क्या उसको आप कितना भी मिलाओ क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनकी प्रिपरेशन करने के लिए भी हमें एक तीसरे एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं इमल्सीफायर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि हम इमल्सन्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वाटर को ऑयल में और ऑयल को वाटर में मिलाना इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन हम उन्हें मिला सकते हैं बाय यूजिंग इमल्सीफाइंग एजेंट्स। सो लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। अब देखो, व्हेन अ लिटिल ऑयल इज शेकन इन एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा ऑयल आपने ज़्यादा वाटर में मिलाया, वो होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ठीक है। और अगर थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा ऑयल में मिलाया तो वो होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, ये तो हम जानते ही हैं। अब क्या होगा कि जब आप इसे मिलाओगे तो वो मिलाते ही क्या होंगे, वापस दोबारा से अपने अपने फॉर्म में आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये इमिसिबल होते हैं, इनको मिलाना इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है जो इसको स्टेबलाइज कर सके, इनको मिला सके। और ये जो सब्सटेंसेस हम इनमें ऐड करते हैं इमल्सन को बनाने के टाइम, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसी को हम कहते हैं या तो इमल्सीफायर या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट। सी,
ऑयल को वाटर में मिलाना इज़ इम्पॉसिबल, वो तो नहीं मिलेंगे खुद से, लेकिन इनको मिला के हमें बनाना है इमल्सन। तो इनको मिलाने के लिए हमें एक तीसरे एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे इमल्सिफायर या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब सोप जो होता है ना, साबुन, ये कॉमन इमल्सिफायर होता है, सबसे सस्ता होता है और हर जगह यूज़ भी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सन का बनना इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जो इमल्सिफायर जो होता है इट गेट कंसनट्रेटेड एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड दस द इमल्सिफायर एक्ट एज बाइंडर बिटवीन ऑयल एंड वाटर। ऑयल है, वाटर है, इनके आपस में तो जुड़ने से रहे, तो जो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट हमने बीच में लगाया है, यही जो है ना एक तरह से इन दोनों का बाइंडर का काम करता है। ये वाटर के साथ भी बॉन्ड बना लेगा और ऑयल के साथ भी बना लेगा, और अब हमारा जो वाटर और ऑयल है आपस में स्टेबल हो गए इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ, और हमारा बन गया यहाँ पे इमल्सन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एप्लीकेशन क्या होता है इमल्सन्स का, हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस वन थिंग। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कि जो पैकेट मिल्क होता है उसमें हमने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि पैकेट मिल्क में डिटर्जेंट मिला या फिर सोप मिलाया गया है, ऐसा बहुत बार मुझे पढ़ने को मिला है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि पैकेट जो मिल्क होता है ना, वो नॉर्मल मिल्क लेके जाते हैं, उस मिल्क को वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड या फिर जो कुछ भी प्रोसेस करके उसका बटर और जो भी क्रीम होता है वो लोग बाहर निकाल के दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद जो उनके पास वाटर बचता है उसमें जो मिल्क बचता है उसमें क्रीम नहीं होता, यानी कि वाटर पार्ट तो होता है लेकिन उसमें ऑयल पार्ट नहीं होता है। अब जब वो मिल्क किसी को बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ऑयल पार्ट भी चाहिए उन्हें, तो उस ऑयल पार्ट को जो ऑयल पार्ट है उसको उस मिल्क में यानी कि वाटर पार्ट में मिलाने के लिए वो यूज़ करते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट, और वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो सबसे सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, वो होता है डिटर्जेंट या फिर सोप। वही वो लोग मिलाते हैं और फिर ऑयल वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट इज़ द पैकेट मिल्क, जो कि कई बार ऐसा हमें पेपर्स में पढ़ने को मिला है। तो इसीलिए वो लोग इसको यूज़ कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड also it's very cheap. Okay, so let's begin with the properties and application of emulsions, कि इमल्सन की प्रॉपर्टी क्या होती है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। तो इमल्सन्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि मिल्क हमें चाहिए होता है और ये भी एक इमल्सन होता है, यानी कि फ़ैट और वाटर आपस में मिले होते हैं। बटर और मिल्क क्रीम ये भी इमल्सन होते हैं। ठीक है, जितने भी वैनिशिंग क्रीम्स होते हैं या वेरियस कोल्ड क्रीम्स या बॉडी लोशंस, ये सभी इमल्सन होते हैं। वी कुड सी द यूज़ ऑफ इमल्सन। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं या ऑइंटमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं पेंट जो हमारे घरों में करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट, किसी भी क्लॉथ्स को धोने के लिए जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है, वो भी इसी बात पे इसी फैक्ट पे बेस्ड होता है कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, यानी कि इमल्सन के फैक्ट पे ही बेस्ड होता है उसका प्रोसेस। जो फैट्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, फैट्स आर डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। जो इमल्सन्स होते हैं दे आर यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी इमल्सन्स को यूज़ किया जाता है। द कोलॉइड्स इन विच डिस्पर्जन फेज इज़ लिक्विड, ऐसे कोलॉइड्स जिसमें डिस्पर्जन फेज तो लिक्विड हो लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम हो वो सॉलिड हो, उनको हम जेल कहते हैं। दे आर नॉट इमल्सन। इमल्सन में डिस्पर्जन फेज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, लेकिन अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो हम उसे कहते हैं जेल। और जितने भी जेल होते हैं ना, दे आर ऑल्सो द कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे कि आप चीज़, जेली, कर्ड या बूट पॉलिश, ये सभी क्या हैं? ये जेल हैं। और जो जेल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। आई होप यहाँ तक सब समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि हम ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्सन को आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन आपने लिया है
तो उसमें क्या होगा कि डिस्पर्स फेज जो होगा ऑयल होगा और डिस्पर्जन मीडियम होगा वाटर। वाटर इन ऑयल लिया है तो डिस्पर्स्ड फेज होगा वाटर और डिस्पर्जन मीडियम होगा ऑयल, ठीक है। इसमें वाटर इज कॉन्टिन्यूअस फेज और इसमें ऑयल इज कॉन्टिन्यूअस फेज। प्रिपरेशन की कैसे होती है तो हम देख ही चुके हैं कि इस प्रिपरेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है। इमल्सन के प्रिपरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है वाटर की, ऑयल की और उसके साथ साथ एक इमल्सिफाइंग एजेंट की। जैसे मान लो ये वाटर है, ये ऑयल है, वाटर ऑयल को आपने मिला दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो मतलब मिल जाए, दे आर इमिसिबल। तो फिर हम इसमें एक ऐड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों के बाइंडर का काम करता है और बीच में रह के इन दोनों को आपस में बाइंड करता है और फिर हमारा प्रिपेयर होता है इमल्सन, ठीक है। अब कौन से टाइप का इमल्सन है, इसको टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी इमल्सन में वाटर को ऐड करें, अगर हम किसी इमल्सन में वाटर को ऐड करें और वो इमल्सन के साथ मिल जाए, यानी कि उसमें मिल जाए, तो दैट इज़ ऑयल इन वाटर, क्योंकि वाटर ज़्यादा है इसलिए वाटर इसमें ऐड हो गया। लेकिन अगर वो वाटर उस इमल्सन में मिसिबल ना हो, ना मिले, इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल है, ठीक है, क्योंकि वाटर इन ऑयल में ऑयल ज़्यादा होगा, ऑयल में वाटर मिल नहीं सकता है। अगर हम किसी इमल्सन में ऑयल ऐड करें, अगर ऑयल ऐड करते हैं तो अगर वो इमल्सन के साथ नहीं मिला तो फिर वो ऑयल इन वाटर है, और अगर मिल गया तो वो है वाटर इन ऑयल। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो फिर अगर वो कंडक्टिंग हो, यानी कि उसमें कंडक्शन आ जाए, तो वो होगा ऑयल इन वाटर, और अगर उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े उसकी कंडक्टिंग पावर पे, तो वो होगा वाटर इन ऑयल। कुछ कॉमनली यूज इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर के लिए कुछ इमल्सिफायर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, गम हो गया या सॉल्युबल सोप हो गए, और वाटर इन ऑयल के लिए इनसॉल्युबल सोप, लॉन्ग चेन अल्कोहल या फिर लैम्प ब्लैक। अब और भी बहुत सारे ऐसे यूज़ होते हैं इमल्सन के, जैसे कि मेडिसिन्स में हम जानते हैं कि मेडिसिन्स में इमल्सन का बहुत यूज़ होता है, सीवेज डिस्पोजल में होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी हम जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो नदियों के जब नदी जो है ना सागर से जाके मिलती है ना, तो वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि समुद्र में जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, वो एक हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करते हैं, और वो वहाँ पे बना लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा फॉर्मेशन जो होता है ना, वहाँ पर भी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस ही यूज़ होता है। इसके अलावा हमारा स्मोक प्रेसिपिटेशन, जो कि क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर में, वो भी वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इमल्सिफिकेशन ही यूज़ होता है। फोटोग्राफी में इमल्सिफिकेशन इज़ यूज्ड। आर्टिफिशियल रेन इमल्सिफिकेशन इज़ यूज्ड। स्मोक स्क्रीन या रबर इंडस्ट्री, टैनिंग एंड लेदर इंडस्ट्री, इन सभी में इमल्सिफिकेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड. So that's all for this video, and that's all for colloidal solution as well. I hope this video was very helpful for you all. That's all.